दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 11th के पहले अध्याय के दूसरे लेक्चर में। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है, तो वहाँ पर हमने साइंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा और भौतिक विज्ञान का जो हमारा लास्ट टॉपिक था उस लेक्चर में वो हमारा था भौतिक विज्ञान की उत्तेजना, यानी कि भौतिक विज्ञान के उभरने का कारण क्या क्या था। तो वो चीज़ हमने उस पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो इस चीज को हमें समझना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहले भाग पर अगर हम बात करें तो पहला भाग हमारा है स्थूल प्रभावित क्षेत्र और दूसरा हमारा जो भाग है वो है सूक्ष्म प्रभावित क्षेत्र, यानी सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। अब यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पर इन दोनों चीज़ों को समझें तो ये जो हमारा स्थूल प्रभाव क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम वो उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हमको दिखाई देते हैं या जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड में उपस्थित उन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन सब चीज़ों का मतलब यहाँ पर हम अध्ययन इस स्थूल प्रभाव क्षेत्र में करेंगे। और साथ में अगर हम इस सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो इस सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में हम सूक्ष्म कणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे परमाणु हो गए, अणु हो गए, नाभिक हो गए। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आप अगर परमाणु के बारे में नहीं जानते तो परमाणु क्या होता है। परमाणु जैसे मान लें कि ये एक है, तो इसको अगर हम तोड़ते जाएं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि हम हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे, फिर उसको हम किसी उपकरण से तोड़ेंगे, यानी तोड़ते तोड़ते उसका एक ऐसा सूक्ष्म भाग, यानी सबसे छोटा सूक्ष्म जो होता है वो परमाणु होता है। और परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, यानी कि बहुत सूक्ष्म भाग जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाए, उस चीज का हम अध्ययन इस सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र से करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, जिसको हमने मोटे तौर पर समझ लिया। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं स्थूल प्रभाव क्षेत्र और इसके बारे में हम लिखते हैं क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना भी है। तो यहाँ पर हम लिखे स्थूल प्रभाव क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें खगोलीय परिघटनाएं, पृथ्वी से संबंधित परिघटनाएं, प्रयोगशाला के संबंधित परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। इसकी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर ये जो हमारा स्थूल प्रभावित क्षेत्र है या स्थूल प्रभाव क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम खगोलीय परिघटना का अध्ययन करते हैं। यानी कि खगोलीय में जो हमारा पिंड हो गए, बहुत सारे तारे हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत ही करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने बताया पृथ्वी से संबंधित, यानी पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुओं का जो अध्ययन है वो हम इस स्थूल प्रभाव क्षेत्र से करते हैं, लेकिन उन वस्तुओं का करते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम इसका अध्ययन यहाँ पर स्थूल प्रभाव क्षेत्र में करते हैं। उसके बाद में प्रयोगशाला से संबंधित परिघटना, यानी कि जो प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है उस घटनाओं का भी यहाँ पर अध्ययन इसी स्थूल प्रभाव क्षेत्र में किया जाता है। अब एक चीज यहाँ पर हमने लिखा कि इसकी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये क्या चीज है चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि ये क्लासिकल फिजिक्स क्या है, इसको यहाँ पर हम जानते हैं। दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिरसम्मत भौतिकी, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया और यहाँ पर हमने लिखा इस शाखा में दी गई अवधारणाएं चीजों को सरल बनाती हैं, अतः इसके आधार पर प्रकृति की अनेक परिघटनाओं को आसानी से समझा जा सकता है। परंतु चिरसम्मत भौतिकी में हर घटना की व्याख्या नहीं है। चिरसम्मत भौतिकी जो होती है इसके अंतर्गत हम चीज़ों को बहुत सरलता से समझ पाते हैं, यानी कि ये चीज़ों को आसान बना देता है। इसमें जो नियम दिए गए हैं वो नियम उन चीज़ों, जिस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सरल बना देती है, जो इस चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत जो नियम आते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा आता है इसके आधार पर प्रकृति के अनेक परिघटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं।
यानी कि प्रकृति में होने वाली परिघटनाएं, सारे परिघटनाओं का अध्ययन इस हम चिर संबद्ध भौतिकी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज का इसमें वर्णन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे परिघटना हैं जिनका अध्ययन हम बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इस चिर संबद्ध भौतिकी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि चिर संबद्ध भौतिकी की शाखाओं को जानते हैं, यानी कि चिर संबद्ध भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारा यांत्रिकी हो जाता है, वैद्युत गतिकी हो जाता है, प्रकाशिकी हो जाता है, ऊष्मागतिकी हो जाता है, दोलन तथा तरंगे, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस चिर संबद्ध यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में के अंतर्गत कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी में जो आपका न्यूटन के गति विषयक नियम है उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगर हम विद्युत गतिकी की बात करें तो यहाँ पर विद्युत संबंधी सारी चीज़ों को, चुंबकीय संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे इस विद्युत गतिकी के अंतर्गत। उसके बाद में अगर हम प्रकाशिकी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लेंस को पढ़ेंगे, दर्पण को पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रिज्म को पढ़ेंगे और आपका खगोलीय दूरदर्शी होगा। इन सब सारी चीज़ों को हम इस प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मा का नियंत्रण या ऊष्मा कैसे एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैलेंस होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में इस ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। दोलन और तरंगों के बारे में इस दोलन तथा तरंगों में पढ़ेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों का, यानी कि ये जितने चीज़ यहाँ पर दिए गए, इनका अध्ययन हम इस चिर संबद्ध भौतिकी से ही करते हैं आसान वे में। तो ये हमारा हो गया पहला भाग, यानी स्थूल प्रभाव क्षेत्र। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, और उसके बाद में सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के बारे में हम मोटे तौर पर यहाँ पर समझ चुके हैं कि सूक्ष्म कणों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जैसे परमाणु हो गए, अणु हो गए, इनके बारे में। तो यहाँ पर हमने सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र हेडिंग डाल दिया, और इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा कि इसमें नाभिकीय, आणविक तथा परमाणविक परिघटना का अध्ययन करते हैं। इसकी व्याख्या आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र है, इसमें नाभिकीय यानी कि नाभिक के बारे में, जैसे बहुत छोटे छोटे कण जो होते हैं उनके नाभिक के बारे में हम पढ़ेंगे। अणुओं के जो छोटे छोटे अणु होते हैं जिनको हम अपने नग्न आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो सारी चीज़ पढ़ेंगे ये इस आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, और उसके बाद में यहाँ पर हमने लिखा वह भौतिकी जो नवीन अवधारणा के तथ्यों पर आधारित हो, आधुनिक विज्ञान कहलाती है। इस भौतिकी में अब तक प्राप्त सभी तथ्यों की व्याख्या है। कहने का मतलब क्या है कि वह भौतिकी जिसमें आधुनिक तत्व हों, मतलब आधुनिक अवधारणा हो, मतलब बहुत सारी अवधारणाएं हों, और उनके तथ्यों पर आधारित जो हमारा विज्ञान होता है वो हमारा आधुनिक विज्ञान कहलाता है, यानी मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें अब तक जितने भी तथ्य प्राप्त हैं उनके बारे में यहाँ पर हर चीज़ की व्याख्या की गई है। उसके बाद में ये जो हमारा आधुनिक भौतिकी है यह मुख्यतः 10 शाखाओं में बटी है, यानी कि ये जो इसकी अगर हम बात करें तो ये आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स को 10 शाखाओं में यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें से हमारा पहला है परमाणु भौतिकी, दूसरा है अणु क्वांटम यांत्रिकी, तीसरा है नाभिकीय भौतिकी, और उसके बाद में ठोस अवस्था भौतिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी, विशिष्ट सापेक्षता, उसके बाद में प्लाज्मा भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, और उसके बाद में सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत एवं ब्रह्मांड की। इतनी सारी भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, यानी इतनी शाखाओं में इस आधुनिक भौतिकी को बांटा गया है।
अब ये जो इतने सारे शाखाएं इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ये परमाणु भौतिकी है, तो परमाणु भौतिकी में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के गुण के बारे में पढ़ेंगे, तो परमाणु के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अणु क्वांटम यांत्रिकी है, तो इसमें अणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर नाभिकीय जो भौतिकी है, इसके अंतर्गत हम नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में नाभिक के गुण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम ठोस अवस्था भौतिकी की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं या फिर जो हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में हम इस उच्च ऊर्जा भौतिकी में पढ़ेंगे, यानी ये ठोस अवस्था भौतिकी में पढ़ेंगे। और ये जो उच्च ऊर्जा भौतिकी है, इसमें हम छोटे छोटे कणों के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में विशिष्ट सापेक्षता, इसमें आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर हम प्लाज्मा भौतिकी की बात करें तो इसमें प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे जो चतुर्थ अवस्था में होते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा अंतरिक्ष भौतिकी है, तो अंतरिक्ष के बारे में पूरा जानकारी ये हमारी अंतरिक्ष भौतिकी देगी। इलेक्ट्रॉनिकी में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, यानी कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पर ब्रह्मांड की, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो ये जितने 10 पॉइंट हैं, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और इसमें इसका प्रत्येक एक चैप्टर है और उसका पूरा व्याख्या किया गया है, सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, यानी कि ये जो हमारा भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र था, यानी स्कोप ऑफ फिजिक्स था, ये हमारा 2 भागों में बटा, स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। तो हमने स्थूल प्रभाव क्षेत्र को जान लिया, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र को जान लिया। तो बस आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।